हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किरचॉफ का फर्स्ट नियम डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने वहां पे स्टडी किया है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम कहते हैं लूप का नियम या वोल्टेज का नियम। ठीक है, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ये सिंपल सा एक लॉ है। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक बंद पास है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक बंद पास है, ठीक है, ये बंद पास है, तो जो द्वितीय नियम है, पहली बात कहां एप्लीकेबल होता है? जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये एक बंद लूप में एप्लीकेबल होता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहां पे एप्लीकेबल होता है? किसी संधि पर। तो सेम किरचॉफ का द्वितीय नियम लूप पर। अगर कोई भी बंद लूप है तो उस बंद लूप में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी बंद लूप में बहने वाली धारा तथा इस लूप में जो इसका प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के गुणनफल, धारा तथा समस्त प्रतिरोध के गुणनफलों का योग उस लूप में लगे सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। या सिंपल सा स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप में विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलो सिंपल सा स्टेटमेंट अगर लिखेंगे एक लाइन का, तो किसी बंद लूप में समस्त अवयवों के सिरों के बीच का विभव पतनों का बीजगणितीय योग या बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसका मतलब है समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, किसी बंद लूप में समस्त अवयवों के बीच का विभव पतनों का बीजीय योग मतलब बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू e माइनस आई आर। तो यहां पे r इक्विवेलेंट लिखते हैं, टोटल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टेटमेंट आएगा समेशन ऑफ e इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर इक्विवेलेंट। क्या जाएगा? तो इसका मतलब है कि किसी भी बंद लूप में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग सदैव उस लूप में लगे सेलों के विभव पतनों के उस लूप में लगे सेलों के ईएमएफ के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल से यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ के बंद लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग सदैव उस लूप में लगे सेल के उस लूप में लगे सेल के
ईएमएफ के योग के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल है। ठीक, किसी भी संगत, किसी भी परिपथ है, वैद्युत परिपथ है, तो उस वैद्युत परिपथ को कोई भी एक बंद लूप लेते हैं या बंद परिपथ लेते हैं, तो उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग सदैव उस लूप में लगे सेल के ईएमएफ के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I R। इसका सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I R। ठीक है, चलिए अब यहां पे जैसे हम एक कोई सिंपल सा बंद लूप ले लेते हैं जिसमें 2-4 प्रतिरोध हो, 2-4 बंद लूप हो, ठीक है, और उसमें किरचॉफ के सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लूप बन गया। नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। लेट अस सपोज ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है, और एक प्रतिरोध और ले लेता हूं मैं यहां पे। लेट अस सपोज ये R4 है, इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो देखिए इसमें इस वाले परिपथ में कितने बंद लूप हैं, तो बंद लूप निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि किसी भी संधि से चलना स्टार्ट करते हैं और घूम फिर के जिस रास्ते से वापस उस संधि पर आएंगे तो वो पूरा जो पथ होगा वो एक बंद लूप कहलाएगा। जैसे ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए आ गए, तो पूरा ए क्या हो गया, बंद लूप हो गया। या हो सकता है कि ए से हम डी पे गए, डी से ई पे, ई से एफ, एफ से ए पे आ गए, तो ये नीचे वाला एक बंद लूप हो सकता है। या हो सकता है कि हम ए से बी गए, बी से सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से अगेन ए पे पहुंच गए, तो ये पूरा हमारे क्या जाएगा, बंद लूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, नोटेड पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद नहीं है या और आप इसको याद नहीं रखते हैं तो किरचॉफ का सेकंड नियम जो है ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। पहला नियम, सबसे पहला नियम है कि धारा की दिशा में, धारा के दिशा में विभव पतन, विभव पतन, विभव पतन मतलब IR, विभव पतन IR सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। सेकंड, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विभव पतन IR सदैव नेगेटिव होता है। कैसा होगा, नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है कि अगर धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे ये हमारा एक पॉइंट है A, ये हमारा एक प्रतिरोध है R, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें और हम A से B जा रहे हैं, तो VA माइनस VB एंड दैट इज इक्वल टू हमेशा प्लस का IR होगा। तो अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो विभव पतन हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सेम सर्किट में, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है I करंट, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया हमारा पॉइंट B, और हम करंट B से A की तरफ आ रहा है और हम चल रहे हैं सर्किट में A से B की तरफ, तो यहाँ पे विभव पतन होगा VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू माइनस का IR। तो अगर करंट के दिशा में चलेंगे विभव पतन प्लस का होगा, करंट के अपोजिट दिशा में आएंगे, करंट के अपोजिट दिशा में, करंट इस दिशा में है, हम इस दिशा में जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो उस कंडीशन में विभव पतन जो है आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्रतिरोध में। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन आता है सेल में। अगर हम सेल में
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो गया। देखिए पॉजिटिव टू अगर नेगेटिव जाएंगे, करंट कुछ भी फ्लो किसी दिशा में फ्लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल में अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए ईएमएफ इसका तो प्लस का ई हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं मैं, अगर हम क्या करते हैं सेल में उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो उसका विभव पतन जो है पॉजिटिव ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी सेल में फोर्थ कंडीशन है, अगर किसी सेल में हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, बी बी वी बी माइनस बी ए एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। अगेन रिपीट करता हूं, अगर किसी भी सेल में चाहे करंट कैसा भी फ्लो है इसमें, ठीक है ना, कोई करंट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ईएमएफ माइनस कर लेंगे। अगर सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो उस कंडीशन में जो विभव पतन होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं एक वर्ड में। कंक्लूजन ये होगा इसका कि अगर हम किसी भी परिपथ में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे तो विभव पतन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो आपका प्रतिरोध हो या सेल हो। अगेन रिपीट करूंगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे तो विभव पतन पॉजिटिव होगा। अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आएंगे तो लोअर से अगर हायर आएंगे तो विभव पतन हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में या कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी टैटू जो भी कराना है करा लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा किरचॉफ का नियम आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे विदाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए फर्स्ट लूप ले लेते हैं, बंद लूप, बंद लूप। देखिए ए बी सी डी ए में, इसमें ए बी सी डी ए में, ये पूरा हमारा एक बंद लूप हो गया। अब इस बंद लूप में हम कैसे चलेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं या क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम मान लेते हैं इस तरीके से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो सर्किट हमारे पास दे रखा है इस सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं किया गया है। क्या नहीं ड्रॉ किया गया? करंट को ड्रॉ नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपका काम होगा सर्किट में करंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेल से हम एक करंट ले लेते हैं। करंट का डायरेक्शन किसी में भी ले सकते हैं, करंट कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे ना एक रूल आपको याद रखना है, करंट हमेशा मिनिमम ड्रॉ किया जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ करंट्स को ड्रॉ किया जाएगा। मतलब I1 I2 से अगर काम चल रहा है तो I1 और I2 को ड्रॉ करेंगे। अगर I1 I2 से काम नहीं चल रहा है, हमें एक और करंट की जरूरत है तो हम I3 ले लेंगे। I3 से ज्यादा लेने की कोशिश मत करना, ऐसे नहीं कि I4 ले लिया और I5 भी ले लिया। जब I4 एंड I5 ले लेंगे, जितने ज्यादा हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करना। क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी या तीन इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर दो इक्वेशन होंगे तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगे तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप सर्किट में करंट को ड्रॉ करेंगे तो करंट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। देखिए कैसे, तो प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सपोज इस सेल से हमें करंट मिला I1 और इस सेल से हमें करंट मिला I2, ठीक है। तो यहां से I1 करंट आया, इस पॉइंट पे जंक्शन पे मिला, यहां से I1 करंट आया, इस दिशा में कितना चला जाएगा करंट, मान लेते हैं I3। लेकिन जैसे ही I3 लेते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हो गया, I1 I2 एंड I3, तीन वेरिएबल हो गया ना। और तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, तो इसीलिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। I3 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज I1 प्लस I2। मतलब इस वाले कंपोनेंट में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। तो हमारे पास दो करंट है, एक I1 है एक I2 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए जो इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए इस वाले लूप में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं। तो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए ए से बी पे जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है क्योंकि वायर है और वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगेन आते हैं बी से सी, यहाँ पे करंट इस दिशा में है, यहाँ पे करंट इस दिशा में है, यहाँ पे आएगा करंट
और यहाँ पे चला जाएगा I2 करंट और यहाँ पे चला जाएगा I1 करंट। तो इस वाले ब्रांच में करंट I1 है, इस वाले ब्रांच में करंट I2 है एंड इस वाले ब्रांच में करंट I1 प्लस I2 है। करंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम इस वाले कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, B2C जा रहे हैं ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज इक्वल टू R1 I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड प्लस अगेन नाउ इस वाले कंपोनेंट में C से D पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अगेन पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगेन पॉजिटिव होगा। किया जाएगा R4 एंड I1 प्लस I2। क्लियर हो गया। नाउ अब D से A की तरफ जाएंगे, तो D से A की तरफ करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें विभव पतन अगेन पॉजिटिव होगा और ये जाएगा I1 और R2, I1 R2, ठीक है। अच्छा अब इस सेल की बात करते हैं, तो इस सेल में हम देखेंगे तो हम सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो सेल में अगर बात करेंगे तो लोअर से हम हायर की तरफ जाएंगे, तो लोअर से जब हायर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में माइनस ऑफ E1 और इसका टोटल जो बीजगणितीय समय है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर क्या रखेंगे हम, 0 रख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इक्वेशन बनेगा हमारे पास R1 I1 प्लस I2 प्लस R4 I1 प्लस I2 प्लस I1 R2 इज इक्वल टू E1। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R1 का वैल्यू दे रखा होगा, R2 का वैल्यू दे रखा होगा, R4 का वैल्यू दे रखा होगा एंड E1 का वैल्यू दे रखा होगा इक्वेशन में। हमें I1 एंड I2 निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ही बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बंद लूप ले लेते हैं हम, दूसरा वाला बंद लूप। देखिए कौन सा बंद लूप लेंगे, A F E इसके बाद D से A में। देखिए हम किस में आ रहे हैं, A से F में आ रहे हैं, F से E में जा रहे हैं, E से D में, D से A में। तो मतलब इस लूप में हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लूप होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम A से इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। A से पहले F में आएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, नो डाउट, ठीक है। इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। जब सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब सेल में हम हायर टू लोअर देखेंगे, मतलब सेल के कंडीशन में हम करंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज इक्वल टू E2, क्योंकि यहाँ पे हायर टू हम लोअर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो EMF पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं तो EMF नेगेटिव, मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ पे जो E2 इस रेजिस्टेंस में देखें करंट के अपोजिट जा रहे हैं, जब करंट के अपोजिट जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा और दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ I2 R3, ठीक है। क्लियर ना। E से D में गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा। अब ना D से A की तरफ आते हैं, जब D से A की तरफ आते हैं तो यहाँ पे करंट की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि करंट भी इसी दिशा में है, हम भी इसी दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये पॉजिटिव होगा, दैट इज इक्वल टू I1 R2। और इसमें एक सेल भी है, सेल में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, इन दोनों को टर्म्स को उठा कर फेंक दो, तो ये I2 R3 माइनस I1 R2, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब I1 और I2 आ जाएगा तो किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा किरचॉफ का सेकंड नियम, जो कि बहुत ही स्पेशल नियम है और इसका यूज हम करते हैं कोई भी हमारे पास इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है और उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो उसके लिए हम ये लॉ यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आपको कोशिश करना है कि ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए। अगर ये 4 पॉइंट याद है तो आप इजीली किरचॉफ के सेकंड नियम के साथ डील
कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।